नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जोरदार चर्चा। जितेंद्र सिंह ने यूपीए सरकार में कई पेपर लीक का लगाया आरोप, तो प्रियंका ने पूछा छात्रों पर आंसू गैस पैलेट गन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। अखिलेश बोले जो चढ़ावा नहीं बचा सकते वो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए एसआईटी बनाने के संकेत। कोर्ट ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने के दिए निर्देश। बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों की रिहाई का आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हट गई थी पोस्ट। सरकार ने मेटा के पब्लिक पॉलिसी हेड को किया तलब। चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार की सख्ती। चीनी पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाई। एक डीलर अपने पास 4000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख पाएगा चीनी। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक जारी रहेगी लिमिट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बड़ी रफ्तार। जून में आईआईपी ग्रोथ 5% से बढ़कर 7.3%। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्राइमरी गुड्स और इंटरमीडिएरी गुड्स में अच्छी ग्रोथ। जुलाई मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद। आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। उम्मीद से फीके नतीजों के बाद एचयूएल करीब 6% गिरा। Q1 रेवेन्यू में 10% का इजाफा, लेकिन मुनाफे में 3% से ज्यादा की गिरावट। मार्जिन पर भी दबाव। वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान 6.6 to 7% के मुकाबले सिर्फ 5% रहा। मैनेजमेंट ने कहा वॉल्यूम बढ़ाने के साथ रेवेन्यू ग्रोथ पर रहेगा फोकस। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शर्मिला धनखड़ ने रचा इतिहास। पैरा शॉटपुट में जीता गोल्ड। वेटलिफ्टर वल्लूरी अजय बाबू ने भी पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में अपने नाम किया सिल्वर मेडल। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जोरदार चर्चा चल रही है। कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। आज उन्होंने लोकसभा में इस बिल पर सरकार की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहे, लेकिन शायद उस तरह की कार्यवाही नहीं की गई जैसी अब की जा रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी सरकार पर हमला बोला। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सो इट इज ऑन रिकॉर्ड 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 आई विल गो ऑन एंड ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग देन, 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स न्यू दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक, 2013 Maharashtra secondary certificate examination. So if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और
विपक्ष के लोग जान दे देंगे मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो चढ़ावा नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हों कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए, कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। Young India today ask only one question: if this is new India, why do our examination paper leaks? Must begin with the government itself. The dreams of India's youth cannot be built on fear. They can only be built on fairness, transparency and trust. अन्याय की नींव पर भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। Bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years के बाद एक स्पेशल कानून एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है। All of these whiles, Priyanka ji asked a question. Why has there been no conviction? Priyanka ji, मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आवाज अड्डा में भी आज इसी विषय पर चर्चा होगी, नए पेपर लीक बिल पर। जरूर जुड़िए, शाम 7:57 पर पेपर लीक होगा ठीक। जंतर मंतर पर सीजेपी के धरना प्रदर्शन मामले में पुलिस के लाठीचार्ज करने की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामलों की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी भी बनाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने पर अभी भी कोई निर्देश जारी नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी छात्र इस प्रदर्शन में शामिल थे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 18 साल से कम उम्र के छात्र हैं जिनको डिटेन किया गया है उनको तुरंत रिहा किया जाए। उसके साथ साथ जो भी छात्र जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है उनको भी तुरंत रिहा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी सीसीटीवी है या जो भी वीडियोज हैं, बॉडी कैम्स हैं, उनकी फुटेज को सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी छात्रों का कोई भी निजी डाटा है उसको किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है और अगली हियरिंग के दौरान जो भी उनके चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस बीच पुलिस अधिकारियों के परिवार वालों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि इसमें पुलिस वाले अधिकारियों को भी काफी चोटें आई हैं, इस मामले की पूरी से जांच की जानी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबको नोटिस जारी कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को करेगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर के बाद अब सरकार बैकफुट पर है। बिहार, असम और महाराष्ट्र में सरकारों ने सभी प्रदर्शनकारी छात्रों पर से केस हटाने का फैसला किया है।
बिहार सरकार के गृह विभाग ने 27 जुलाई को एक चिट्ठी जारी की है। इसके अलावा असम सरकार ने भी केस वापस लेने का फैसला किया है। प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसे मामलों को इस संबंध में आगे कार्रवाई के बिना बंद माना जाएगा। दरअसल केंद्र और सीजेपी के बीच जो समझौता हुआ था उसके तहत ही एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई वापस ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में आईटी मंत्रालय ने मेटा के अधिकारियों को समन भेजा है। विभाग ने मेटा के ग्लोबल ऑफिसर्स को बुलाया है। समन में कंपनी के पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया गया है। इधर मेटा ने सफाई दी है कि प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया गया था। अब वीडियो में सुधार कर उसे अनब्लॉक कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला सेल्फी वीडियो था जिसे उन्होंने नीट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए बनाया था। इसमें प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को गंभीर समस्या बताया था और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाने की बात कही थी। जुलाई की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। दिन भर उतार चढ़ाव के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी की क्लोजिंग लगभग सपाट हुई है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद होने के काम में कामयाब रहा। और बाकी कैसा रहा बाजार का कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट में आज एक टिपिकल एक्सपायरी मूव देखने को मिला। बाजार ने एक रेंज में कारोबार किया और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली और करीब करीब आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स यहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिला और मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड कारोबार आज के सत्र में हमें देखने को मिला। आज की सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर कल के मुकाबले काफी खराब होती हुई नजर आई। निफ्टी आईटी ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसके अलावा रियलिटी स्पेस जहां कल भी तेजी थी तो आज भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा फार्मा और ऑटो में थोड़ी बहुत खरीदारी नजर आई, लेकिन बाकी सारे ही काउंटर्स पीएसयू बैंक, मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, कैपिटल गुड सारे ही इंडेक्स जो है वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर आज जो गेन्स दिखाई दिए उसमें आईटी काउंटर्स लीड करते हुए नजर आए। टीसीएस काफी अच्छा कारोबार किया और 4.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इटर्नल कल यहाँ पर गेन्स थे और आज भी अपनी तेजी को कंटिन्यू करते हुए नजर आया ये काउंटर। इसके अलावा टेक महिंद्रा आईटी स्पेस से यहाँ पर भी अच्छे खासे गेन्स हमें दिखाई दिए। इसके अलावा नेस्ले यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर HUL, BEL, कोल इंडिया तीनों के ही नतीजे आए और स्ट्रीट को नतीजे पसंद नहीं आए, जिसके बाद स्टॉक पर डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और ये सारे ही स्टॉक निफ्टी 50 लूजर में शामिल हुए। लेकिन एक स्पेस है जो कल भी फोकस में था और आज भी यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली है, वो है रियलिटी स्पेस। यहाँ पर लोधा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज सारे ही काउंटर्स थे जिन्होंने आज रियलिटी स्पेस को लीड किया। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में रहा, वो है FMCG स्पेस। यहाँ पर गिरावट नजर आई। वरुण बेवरेज, HUL, टाटा कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी ये सारे स्टॉक थे जिन्होंने आज जो है FMCG स्पेस को सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पर गिरावट नजर आई। तो आज का मार्केट का मूड और माहौल एक रेंज बाउंड नजर आया। इधर नतीजों के बाद HUL के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हो गया। क्यों रही HUL में गिरावट, बता रही हैं नूपुर। HUL के Q1 के नतीजे आते हुए नजर आए। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 10% की बढ़त आपको वहाँ पे नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 8% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। मार्जिन्स 23% के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिले। मुनाफे में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, क्योंकि इस क्वार्टर में टैक्स जो है वो काफ़ी बढ़कर आते हुए नजर आए, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में हमने देखा। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। अनुमान 6 से 7% का वॉल्यूम ग्रोथ का था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही आती हुई नजर आएगी। क्वार्टर 2 तक प्राइस हाइक को लेकर भी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती हुई नजर आई है, जहां पे उनका मानना है कि वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी है, कैलिब्रेटेड लेवल पर प्राइस हाइक देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में। और इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि डिमांड जो है फिलहाल स्टेबल है, चाहे वो अर्बन डिमांड हो, रूरल डिमांड हो, डिमांड आपको स्टेबल ही नजर आएगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, मॉनसून की वॉलेटिलिटी की वजह से आगे
आने वाले कुछ क्वार्टर्स में प्राइस हाइक डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट एबिटा मार्जिन्स और अपने ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनका मानना है आगे चल के वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ ही आती हुई दिखेगी। प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो हर एक कैटेगरी में, चाहे वो होम कैटेगरी हो, ब्यूटी और पर्सनल केयर कैटेगरी हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की इस बार ग्रोथ डबल डिजिट में आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है डिमांड को लेकर, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है प्राइस हाइक को लेकर कैलिब्रेटेड लेवल में देखने को मिलेगी, और जो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको नजर आएगी। सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर सख्ती की है। सरकार ने चीनी पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। क्या है एक्शन और सरकार का क्या है इरादा, पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। पिछले एक महीने से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों के अंदर एक साल के अंदर चीनी के दामों में 15% तक की भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि सरकार के मुताबिक चीनी की कोई भी कमी नहीं है। कुछ रिटेलर्स या होलसेलर्स इसको लेकर के जमाखोरी कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ने 2 कदम उठाए हैं। पहला तो सरकार जो चीनी मिले हैं उनके पास कितनी चीनी पड़ी है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। दूसरा, सरकार ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट भी लगा दी है। एक जो डीलर है वो अपने पास 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेगा और 1 महीने से ज्यादा का स्टॉक वो नहीं रख सकेगा। ये लिमिट अगले 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 30 नवंबर तक ये लिमिट जारी रहेगी। ये भी बता दूं कि जल्दी ही त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, तो सरकार चाहती है कि उस दौरान चीनी के दाम काबू में रहे, तो इसलिए सरकार ने ये चीनी पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार काफी अच्छी रही है। जून महीने में आईपी ग्रोथ बढ़कर 7.3% पर पहुंच गई है, जो मई में 5% पर थी। सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे दमदार प्रदर्शन करते हुए 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 1% रही है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई ने 10.6% की ग्रोथ दर्ज की है। वहीं वाटर सप्लाई, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की ग्रोथ 6.1% दर्ज हुई है। मंथली बेसिस पर प्राइमरी गुड्स ग्रोथ, इंटरमीडिएरी गुड्स ग्रोथ भी काफ़ी पॉजिटिव रही है। प्राइमरी गुड्स ग्रोथ 2.7% से बढ़कर 4.9%, इंटरमीडिएट गुड्स ग्रोथ 5.8% से बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और प्राइमरी गुड्स दोनों में 4.9% की ग्रोथ रही है। और आवाज समाचार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए आवाज के साथ। में तो दुनिया भर के शहरों में जाना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अमृतसर से हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब विदेश जाने वाले यात्रियों को पहले की तरह यात्रा के हर पॉइंट पर बार बार चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम से नहीं गुजरना होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। वाराणसी के बाद अब अमृतसर बन गया है देश में हब एंड स्पोक मॉडल का दूसरा एयरपोर्ट। इस मॉडल का मतलब ये है कि देश के जो छोटे शहर हैं, टियर 2 या टियर 3 जो शहर हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से एक हब के जरिए। इस केस में जो हब है वो है दिल्ली एयरपोर्ट, और जब आप यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ आपको दोबारा से इमिग्रेशन कस्टम की जरूरत नहीं होगी इस मॉडल के अंदर। यानी कि सारी जो रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की, कस्टम की, वो पहले पॉइंट पे ही कर ली जाएगी। यानी कि यहाँ पे अमृतसर या वाराणसी या किसी भी स्पोक एयरपोर्ट पर ही यहाँ पे पूरी कर ली जाएगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी। जो बैगेज की रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पे होगा। दिल्ली के साथ ही अमृतसर की कनेक्टिविटी होगी और 4 घंटे के अंदर जब आप दिल्ली पहुंचते हैं 20 से ज्यादा जो डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल, उसकी कनेक्टिविटी का विकल्प रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि देश के अलग अलग जो छोटे शहर हैं उन्हें कनेक्ट किया जाए। फिलहाल वाराणसी और अमृतसर को ही इस मॉडल में रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में जो सरकार की योजना है, देश में 4 बड़े हब बनेंगे और 40 से ज्यादा स्पोक बनेंगे। यानी कि जो छोटे शहर, तो जो छोटे शहरों की कनेक्टिविटी है उनकी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कनेक्टिविटी हो पाएगी। और जब आप दिल्ली या मुंबई या किसी और हब में पहुंचते हैं तो वहां एक छोटा सा एरिया रखा जाएगा जहां पैसेंजर्स को सेग्रीगेट किया जाएगा। यानी कि दोबारा से आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सीमलेसली जो है आप अपने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। रोहन सिंह, अमृतसर। इधर दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी के बीच आज मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी।
दिल्ली और नोएडा में कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि कुछ घंटों की बारिश के कारण जगह जगह जल भराव देखने को भी मिला। इससे स्कूल कॉलेज जाने वाले और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी हुई। कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई। सदर बाजार में भी घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश में एल नीनो और बारिश की कमी के बावजूद फसलों की बुआई की रफ्तार में सुधार देखने को मिल रही है। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने मौसम विभाग के बारिश के आंकड़ों पर सवाल भी उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने मौसम विभाग से जिलेवार बारिश का डेटा मांगा है। इस पूरे मामले पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं आसिम मनचंदा। अल नीनो और मानसून को लेकर के राहत की खबर है। एक महीने पहले कम बारिश के चलते फसलों की बुआई पिछड़ गई थी। फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले 30% तक कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये गैप कम होता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते बुआई भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं पिछले साल के मुकाबले की बात करूं तो अब बुआई में मात्र 4.7% का अंतर है। पहले धान को लेकर के, तिलहन को लेकर के या दालों को लेकर के काफी सारी चिंताएं थी, लेकिन वो चिंताएं भी काफी कम हो रही है। बुआई अब काफी तेजी से हो रही है। और अगर मैं मानसून की बारिश की बात करूं तो ओवरऑल अब सिर्फ 15% की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। और इस बीच जो कृषि मंत्रालय उसने IMD के डाटा को लेकर भी काफी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर की बाढ़ आई हुई है, मसलन कि गुजरात में भी बाढ़ आई हुई है, लेकिन वहां पर भी अभी भी दिखाया जा रहा है कि वहां पर भी डेफिशिएंसी है। तो मौसम विभाग को जिलेवार अपना डाटा जारी करने के ऊपर काम करना चाहिए। तो मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे चल करके जो फसलों की बुआई है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ भी सकती है। तो जिससे जो खतरा पहले लग रहा था कि एल नीनो के चलते फसलों के ऊपर असर पड़ेगा, वो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश में फिलहाल कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। CA ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन की मांग है कि ITR फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने ऐसे मुद्दों पर कुछ CA से बातचीत की है। ITR 1 और 2 की ड्यू डेट है 31 जुलाई, बट पिछले कई दिनों से गुजरात जैसे स्टेट में काफ़ी बारिश ने काफ़ी परेशान किया है और काफ़ी यानी रीजन देख सकते हैं तो आप फ्लड के हिसाब से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो उस हिसाब से आम आदमी उससे परेशान है। कई घरों में भी, अहमदाबाद जैसे सिटी में भी पानी भर चुका है, तो डेटा वो टाइमली नहीं दे पा रहे। तो उनके हिसाब से कुछ ड्यू डेट्स अगर ब्याज भी बढ़ जाए तो वो अच्छा है हमारे लिए। हर साल जैसे कायदे की अलग अलग गुजारिशें रहती है, तो उसके कारण और नए जो टैक्स फाइलर आ रहे हैं उनके कारण बहुत नंबर्स बढ़ रहे हैं टैक्स फाइलर्स में। तो उनके लिए प्रॉपर टाइमिंग मिले, इसके हिसाब से हमको समय थोड़ा देना चाहिए, जैसे कायदा अच्छे से पालन हो सके और प्रॉपर फाइलिंग हो सके सबका। आप क्या चाहते हैं? जैसे अलग अलग फॉर्म हर साल नए नए आते हैं, तो हमें रिकन्सिलिएशन के लिए जैसे AIS-TS डेटा मैच करते हैं हम कैपिटल गेन स्टेटमेंट क्लाइंट के, तो वो भी उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और हमारा भी वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है। नॉर्मल 8 घंटे से हम 12-16 घंटे तक काम करते हैं रात को, और मोस्टली क्लाइंट लास्ट मोमेंट पे ही डेटा देते हैं, लास्ट वीक में ही आते हैं। इसलिए हम CBDT से गुजारिश है कि ज़्यादा ड्यू डेट एक्सटेंड करें थोड़ी। बिल्कुल, तो इस बार बाढ़ भी है और जिस तरह से ITR फाइल करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो इस बात को मद्देनजर अगर तारीख बढ़ा दी जाए, इस तरह की एक डिमांड पूरे देश से उठी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।